नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। शाम के 5 बजने वाले हैं। समय है कार्यक्रम दंगल का। आज के दंगल में हम बिहार की बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये सोचकर भी डर लगता है कि बिहार में पिछले 2 दिनों से 18-19 जिलों में 16 लाख लोग बाढ़ के पानी से जंग लड़ रहे हैं। सब कुछ डूब गया, न खाने का ठिकाना, न पीने का पानी। जो बीमार हैं वो दवा के लिए तरस गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, क्या इंसान, क्या मवेशी। बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई। सरकार राहत के तमाम दावे कर रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद मुआयना कर रहे हैं। राहत बचाव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 16 टीमें हैं, 90 इंजीनियर हैं, सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी हैं। लेकिन जमीन पर हालात क्या है? सरकार का कहना है कि नेपाल में 70 घंटे की बारिश के बाद कोसी गंडक में इतना पानी छोड़ दिया गया कि तबाही मच गई। 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में 7 तटबंध टूट चुके हैं। 55 प्रखंडों के 270 गांव पूरी तरह डूबे हुए हैं। तो राहत बचाव क्या ही होगा समझा जा सकता है, लेकिन राजनीति खूब हो रही है। आम जनता का सवाल यही है कि आखिर बिहार की बाढ़ वाली समस्या का कोई समाधान नहीं है क्या? आखिर आज तक किसी दल और किसी सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? आजादी के 70-80 साल बाद भी बिहार में बाढ़ की त्रासदी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किए गए? ऐसे कुछ और गंभीर सवालों पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे। पहले एक नजर देख लीजिए इन दिनों बिहार का हाल क्या है। आधा बिहार डूबा हुआ है। 19 जिले में 16 लाख लोगों की जिंदगी पानी पानी हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेतिया के पीड़ी तटबंध पे है, जहां एक बड़ा हिस्सा पटजिरवा के पास से टूटा है। देखिए, ये जलई थाना है, सहरसा जिले में पड़ता है और ये पूरा थाना जो है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव बाजितपुर से, जहां किस तरह से बागमती का पानी यहां सब घरों में फैल गया। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा की उफान 1967 की भीषण तबाही की याद दिलाने लगे हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर सहित गंगा के किनारे के बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर सब बाढ़ में डूबे हुए हैं। संकट की हालत में जनता त्राहि त्राहि कर रही है। नेता कभी हवाई सर्वे कर रहे हैं, कभी जमीन पर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, अफसरों की सांस अटकी हुई है। बिहार में कोसी, गंडक पर बने तटबंध टूटते जा रहे हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 24 घंटे के अंदर कुल 7 तटबंध टूट गए। हजारों हेक्टेयर जमीन बाढ़ में डूब गई। सरकार बता रही है कि ये आफत ही आसमानी है। पहले तो जितना अनुमान था उससे ज्यादा पानी नेपाल में बरस गया। 60-70 घंटे लगातार बारिश हो गई। कोसी, गंडक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोसी पर नेपाल के बीरपुर बैराज से 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। 56 साल का रिकॉर्ड टूटा। इतना पानी कभी नहीं छोड़ा गया था। उधर गंडक के वाल्मीकि नगर बैराज से भी 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। इधर बिहार में 29 सितंबर को एक दिन में सामान्य से 205% ज्यादा बारिश हो चुकी थी। नदियां पहले से लबालब थी। नेपाल से पानी आया तो तबाही ही आ गई। सभी घर सभी टूट गया, कोई ठिकाना नहीं, रहने का नहीं, कुछ नहीं बचा हमारे सबको। परेशानी है, हम लोग का घर में पानी घुस गया। खाने को दाना नहीं है, घर रहने को घर नहीं है, घर भस गया है। सब बच्चे लेकर बांध पर है, बांध पर का लोग को पल्ली है, नहीं खाने को व्यवस्था कर रहा है, नहीं पानी है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रहा है। हमारे घर में अभी तो सोने के लिए जगह नहीं है सर। कुछ भी नहीं बचा है, जो बचा है से कपड़े बस्तर लेकर भागे हैं।
सरकार कह रही है कि 3 चीफ इंजीनियर, 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 25 असिस्टेंट इंजीनियर और 45 जूनियर इंजीनियर तो सिर्फ जल संसाधन विभाग के काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब तैनात है। सब जगह अलर्ट मोड पर है। डीएम को वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। हम किसी भी आपदा से लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं पर खबर आती है तो हम राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार में 16 जिलों के 55 प्रखंड में 270 गांव बाढ़ में डूब चुके हों तो राहत कितनी पहुंच रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हवाई सर्वेक्षण कर लिए, फोटो खिंचा लिए, बस हो गया, तो इससे थोड़ी काम चलेगा। याद है आप लोग को 2008 में जब बिहार में बाढ़ आया था तो उस समय लालू जी रेलवे मंत्री थे, तो रेलवे के तरफ से उन्होंने 90 करोड़ दिलवाया था। साथ में यूपीए 1 के समय जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनको बोल करके बिहार को हजार करोड़ का बाढ़ पीड़ित लोग के लिए राहत मुहैया कराया था। तो इस बार तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी है और सेंटर में भी है। तो इनको तो लालू जी से सीख लेकर के बाढ़ पीड़ितों लोग के लिए बाढ़ के लिए उनको तो और ज्यादा मतलब कि दिलाना चाहिए था राशि। ये लोग तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। 2 साल बाद किसकी सरकार है? 2 साल पहले किसकी सरकार है? सर 40 साल से किन की सरकार है? 40 साल में मिथिला कोसी सीमांचल के लिए क्या हुआ? कोसी की स्थिति इतनी बुरी क्यों? वैसे केंद्र सरकार ने बिहार को जो 58,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की है उसमें 11,500 करोड़ रुपए सिर्फ बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए ही मिला है। लेकिन विपक्षी दलों की शिकायत है कि फिलहाल बाढ़ पीड़ितों तक कोई राहत नहीं पहुंच रही। सरकार को अभी करना चाहिए, पूरा खजाना बाढ़ पीड़ित को दे देना चाहिए। हर आधा किलोमीटर पर कम्युनिटी किचन और पूरी तरीके से फ्री चारा, मवेशियों की चारा की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एनडीआरएफ की व्यवस्था, निगरानी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन सरकार 3 दिनों से कल से आज तक सोई हुई है और लोग भूखे हैं। हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। बिहार में बाढ़ पहली बार नहीं आई है और न ही पहली बार बाढ़ को लेकर सियासी आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी के किनारे के जिले कब तक तबाही झेलते रहेंगे? और जब बिहार की 1,70 लाख एकड़ जमीन हर साल बाढ़ में डूब जाती है तो अब तक सरकारों ने बिहार को बाढ़ से बचाने के उपाय क्यों नहीं किए? आदित्य वैभव, शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दंगल में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी की तरफ से धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी की ओर से प्रोफेसर सीएस दुबे जो कि एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट हैं। बाढ़ की समस्या पर हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ में राजेश रंजन, जिन्हें हम लोकप्रिय तौर पर पप्पू यादव के नाम से जानते हैं, पूर्णिया सांसद हमारे साथ हैं। और पप्पू यादव जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहती हूं क्योंकि चाहे आप चुनाव जीते रहें चाहे नहीं जीते रहें, अभी आप सांसद हैं, लोगों के बीच आप पहुंचे हैं। बाढ़ के समय खासकर हम देखते हैं कि आप वहां पर रहते हैं, जेब से पैसे निकाल कर लोगों को दे रहे हैं। हालांकि दायित्व सरकार का रहता है कि आप कम्युनिटी किचन बनाइए, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि लोग इसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं कि बाढ़ तो बिहार में सबसे ज्यादा आएगी ही आएगी। क्या फ्लड जो मैनेजमेंट होता है वैसी कोई चीज कभी बिहार में नजर क्यों नहीं आई? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूं, मेरे पिताजी का प्रार्थना सभा पर खत्म और उसी रात बांध टूट गई जमालपुर किरतपुर की, और मुझे रात में ही 12 बजे चल देना पड़ा। पहले तो मैं कुशात त्रासदी को याद दिलाना चाहूंगा, और पहले भी कुछ लोग जिनको आप लोग बैठाते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल के चला जाऊंगा, मेरी बात खत्म होगी, आप बैठा के चर्चा करिए। मैं एक चीज दिखा रहा हूं, सिर्फ वो देखने का प्रयास कीजिए। आप
जहां पर पप्पू यादव इस समय हैं वहां पर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाका है और नेटवर्क की दिक्कत वहां पर है, इसीलिए वो तस्वीरों का और आवाज का संपर्क टूटा है। लेकिन ये दिन के समय की वो तस्वीरें हैं जब अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर पहुंच के वो वहां का हाल ले रहे हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आनी चाहिए? धनंजय गिरी जी, सब अभी मैं राहत बचाव की बात ही नहीं करना चाहती हूं, वो सारी चीजें सेकेंडरी आती हैं। मुझे तो याद आता है जब मैं छोटी थी उस समय कभी पटना से मोकामा की तरफ जाओ क्योंकि पटना के ऊपर खतरा हो गया है, मोकामा पर खतरा हो गया है, कभी मुजफ्फरपुर पर हो गया है, बाढ़ आ जाती थी, स्कूल नहीं जा रहे हैं, लगता था नियति है। कभी उस छोटे मन में, मतलब उस बचपन में मैं सोच नहीं पाई ये चीज। सरकारें बदलती रही हैं वहां पर, जगन्नाथ मिश्रा की सरकार आई, कांग्रेस का शासन रहा, नीतीश कुमार रहे, उससे पहले लालू यादव, राबड़ी देवी सब रहे। कभी मैंने ये नहीं देखा कि बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए कुछ किया जाए, आखिर क्यों नहीं? और अगर किया गया है तो मैं चाहूंगी कि आप और जेडीयू के जो हमारे प्रवक्ता हैं, साथी हैं, वो बताएं कि क्या किया है आप लोगों ने पिछले इतने सालों में। श्वेता जी, 2007 से बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग और तैयार है। आप जो दिखा रही हैं उसमें देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किस तरह से दोनों मिलकर के लोगों को राहत और बचाव कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जमीन पर कितना तेजी से काम हो रहा है। दूसरी बात, 2007 से 2012 तक 90 पुल पुलिया बनाए गए हैं बाढ़ से बचने के लिए और 240 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाई गई इससे पड़ने के लिए। केंद्र सरकार ने पैकेज दिया, सरकार ने आपने देखा होगा कि जो नदियों को सिल्ट को हटाने का के लिए केंद्र सरकार से भी बात कर, उस पर लगातार काम चल रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत नदियों के पेट को निकाला जा रहा है जिससे कि उनके बीच में पानी जमने का काम खत्म हो। 6000 नदियां हैं नेपाल में, उसमें से 1000 बड़ी नदियां हैं, उसमें से एक नदी ने इतना 6.61 लाख क्यूसेक वाटर छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, और ये पता 56 साल के बाद आई है। इतनी बड़ी मात्रा में पानी आने के बाद भी आप देखिए जान माल की क्षति को बचाया गया है, लोगों की असुविधा को रोका गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है, सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, स्थानांतरण लोगों का किया जा रहा है, उनको भोजन के पैकेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बीच में सरकार सजग और सतत प्रयास कर रही है, जो वह बिल्कुल सरकार का कार्य स्तुत्य है। और ये सरकारी नहीं, ये सरोकारी कार्य है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए सरकार और जन सामान्य वहां सांसद ही नहीं, एक एक व्यक्ति तैयार है, जनप्रतिनिधि की बात नहीं है, एक एक बिहारी इसमें अपने योगदान दे रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है और लगातार जिस ढंग से चीजों को किया जा रहा है। और नदियों को, बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सारे नदियों को आपस में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इस विपदा से बचेंगे। सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और जिस ढंग से नदियों को जोड़ने का काम कर रही है, दुरूह कार्य है, ये श्रम शक्ति के का कार्य है, एक से दूसरे को जोड़ना। लेकिन आप नमामि गंगे कितनी बड़ी परियोजना जो सरकार की चल रही है और लगातार बिहार की तमाम नदियों को कनेक्ट करने की जो बात की जा रही है, इस यही कारण है कि आज जान माल की क्षति, नुकसान को बिल्कुल मिनिमाइज किया गया है, कम से कम हो सके इसकी कोशिश की जा रही है। आप देखिए पहले बाढ़ आती थी, जान माल का कितना क्षति होता था, जान का नुकसान शायद कम हुआ हो, लेकिन माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। गंतव्य पर पहुंचाया जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए, देखिए बिहार की प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर बाढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना नहीं संभव है, लेकिन तटबंध का निर्माण, बांधों का कहां पर निर्माण हो रहा है, जिसको हम बाढ़ प्रबंधन कहते हैं, उसके लिए अगर नवल किशोर जी आरजेडी से भी पप्पू यादव ये पूछते हैं कि बताइए आपने क्या किया था जब आप थे, तो क्या गलत पूछते हैं? सवाल पूछे जाना चाहिए और हर पार्टी से जो सरकार में ये पूछी जाना चाहिए, लेकिन हम तो उसका जवाब दे चुके हैं कि 2008 में जब यूपीए 1 था और जब बाढ़ आई थी बिहार में, तो उस समय केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपया राहत के लिए दिया था। ये बात छुपी हुई नहीं थी। उस समय रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, एक दिन का सैलरी रेल कर्मियों ने दिया था। राहत कोर्स के लिए 90 करोड़ रेलवे फंड से उन्होंने दिया था। उन्होंने बिहार के लिए, बिहार में जब सरकार में तब भी किया, उसके बाद भी किया। बताना तो चाहिए उनको न, जो सरकार में है। जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि बांध भी चूहे खा जाते हैं, माने चूहों के कारण बांध भी टूट जाता है, शराब भी चूहे पी जाते हैं। सवाल तो बनता है जहां पर कि तमाम एक ही चीज जो चल रहा है और वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दोनों पार्टियों के लिए है, डबल इंजन के लिए है, वो है करप्शन। किस फील्ड में या किस एरिया में करप्शन नहीं है?
आप बताइए, सिंपल है, जो एक उपाय किए जा सकते हैं तटबंधों को बांधने का, उसका भी पिछले 20 साल में नहीं कर पाए। और तमाम तरह के सहयोग, यूपीए 1 में सहयोग मिला। इसीलिए हम लोग अभी भी मांग करते हैं कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक इन सारे चीजों से निजात नहीं मिल पाएगा। साधारण बजटीय एलोकेशन से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, सब कोई जानता है। आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, बगल में दूसरा स्टेट है, वो सब कुछ है, लेकिन जब ये सरकार पिछले 10-11 साल से केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बाढ़ आने के बाद तो एक ही उपाय है, राहत ही है। राहत कार्य तो हमारे पार्टी के भी दल के नेता लोग कर रहे हैं, चाहे वो सारण में आप देख लीजिए रोहिणी आचार्य कर रहे हैं, चाहे हर जिला में अपना पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब लोग काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आपने सवाल पूछा कि इसके उपाय के लिए सरकार को काम करना चाहिए, वो बताना चाहिए पिछले 20 साल में उन्होंने क्या किया। हमसे आपने पूछा यूपीए 1 के समय में जो आपने भी तो राहत बचाव का पैकेज ही बताया ना, बाढ़ का आपदा उस समय भी आया था। नवल किशोर जी, आपने भी तो राहत बचाव का पैकेज ही बताया। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब बाढ़ के बाद और अगले सीजन से पहले क्या काम हो रहा है राष्ट्रीय। हाँ नहीं भाई, बिल्कुल मैं तो वही पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि अभी तक इस पर कितना राहत खर्च दिया गया है, बताए बीजेपी बताए। चलिए, लंबा शासन जेडीयू का रहा है, वहां पर उपयोग हो रहा है, आपके साथी जरूर बदले हो राजीव जी, लेकिन शासन आपका रहा है लंबा। आप बताइए कि क्या किया गया नीतीश कुमार। नहीं, आपसे नहीं पूछ रही हूं मैं। नहीं, एक और जान जी, एक और नहीं एक जान लास्ट 10 सेकंड कमेंट ले लीजिए उस पर, कम से कम ये तो ले लीजिए। वहां पे आप बताइए कि पिछले 2-3 बार से सारे सांसद चुनकर आ रहे हैं उनके पास। कोसी बेल्ट में जो 52 विधायक है उसमें 40-42 विधायक उनके पास है। क्या काम करें उनको बताना, तो उनको सवाल तो उनसे बनता है ना। सरकार में भी है, प्रतिनिधि भी चुन के जा रहे हैं, 39 सांसद तक चुन के। बिहार के लिए क्या किया आप लोगों ने पिछले 10-15 साल, 20 साल से तो राज्य में हो, 10 साल से केंद्र में भी, ये तीसरा टर्म है, क्या कर रहे हैं इसके विषय में बताना तो उनका जायज सवाल बनता है। त्रासदी तो ये होती है ना कि जब कांग्रेस का शासन रहा तो केंद्र में भी वो रहे, जब आरजेडी का शासन रहा तो गठबंधन की सरकारों में पैठ रही आरजेडी की, है ना, जनता दल की। और उसके बाद जब नीतीश कुमार आए हैं तो एक बड़ा समय बीता है जब केंद्र में सरकार रही है एनडीए की। इसीलिए थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी से पल्ला कोई नहीं झाड़ सकता है। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि क्या किया है आप लोगों ने इतने साल में। जो नीतीश जी की तस्वीरें बड़ी अच्छी लगती हैं, याद करते हैं जो पहला कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री का, और पहली बार लग रहा था जैसे कि कोई बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री पहुंचा है, तो शायद अब बिहार की बाढ़ को लेकर एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाएगा। पर क्या हुआ फिर? देखिए, निसंदेह श्वेता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। बाढ़ प्रबंधन के जो भी वैज्ञानिक तरीके से उसके प्रबंधन की जो सोच है, अगर वो नहीं होती तो लगातार हम अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच है उसमें बिहार को त्रिपक्षीय समझौते का एक हिस्सा बनाने की मांग नहीं करते रहे होते। कोसी और जो हाई डैम को लेकर के जिस तरह से लगातार सरकार मुखर रही है, और पिछले दिनों जो बजट के अंदर जो एक बड़ा प्रावधान जिसको आपने दिखाया, बीपी 11,500 करोड़ रुपए बिहार को दिए। अब सवाल यह है कि उसके पहले ये एक अप्रत्याशित स्थिति है। ये आपने भी बार बार, मैं दोहराऊंगा नहीं इसलिए कि आपने भी कई बार इस बात को कहा कि 1968 के बाद इस तरह की त्रासदी, इस तरह के जल स्राव की स्थिति नहीं हुई, जहां 6.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक वाटर वहां से रिलीज हुआ है। और निसंदेह लगातार बारिश होने के बाद हालात नियंत्रण के बाहर हुए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि इस बात को बीजेपी ने भी आपको कहा कि हमारी कोशिश है कि जानमाल की क्षति न्यूनतम हो, और जो प्रयत्न हम लोगों ने किए, जो हमारे पास जो जानकारियां हैं राहत को लेकर के, जो भी सरकार की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो 15 टीमें पहले से काम कर रही थी, फिर वाराणसी से 3 टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई, और साथ ही साथ वहाँ कम्युनिटी किचन जिसको लेकर के बातें कही गई, तो 127 सामुदायिक रसोई केंद्र जिसके जरिए 49,400 लोगों को, ये 30 तारीख तक का रिपोर्ट है, वहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। इसके साथ साथ 71 राहत शिविर का भी संचालन किया जा रहा है, जहाँ लगभग 54,700 बाढ़ शरणार्थी वहां पर उन्होंने शरण लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में 30,500
पॉलीथीन सीड्स और लगभग जो ड्राई राशन पैकेट्स हैं वो भी 25,600 से ज्यादा ये 2 दिन पहले खरीदी। साथ साथ 800 नावों का परिचालन, बोट एम्बुलेंस जिसके जरिए उन्हें चिकित्सा और दवाएं उन्हें उन इलाकों में भी पहुंचाई जा सके जहां आवागमन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि ये 8 जो बोट एम्बुलेंस है, इन्होंने निसंदेह मोबाइल मेडिकल टीम जो उसमें कार्यरत है उसके जरिए अपनी ओर से काफी ईमानदार कोशिश की। पशुओं के लिए भी पशु दवा और पशु चारा की पर्याप्त व्यवस्था वहां की जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें गर्भवती जो उस तरह की महिलाएं जिनको इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे, वृद्धजन, इन सबके लिए विशेष ध्यान देने का भी काम वहां किया गया है। ठीक है, कैंपों में सफाई से लेकर तमाम तरह की चीजें वहां पर इसको सुनिश्चित की जा रही है। अब सवाल ये है, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि दल की ओर से भी एक एक पंचायत इकाई तक को ये निर्देश है कि वो केवल सरकारी राहत पर निश्चिंत निर्भर न करें, वो अपनी ओर से भी इन इलाकों में जाएं, जरूरत हो तो राज्य पार्टी मुख्यालय और जिला प्रशासन के संपर्क में रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मानव बल भी हम इस आपदा से निपटने में हम राज्य को उपलब्ध करा पाए। हमारी कोशिश है इस आपदा को नियंत्रित करने में जो भी प्रयत्न हो सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी मदद मिल रही है, हम सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन अस्थायी समाधान निसंदेह जब तक ये हाई डैम्स नहीं बने तो इसका अस्थायी समाधान नहीं है। इसको बेहतर तरीके के प्रबंधन के जरिए जितना न्यूनतम इस नुकसान को हम कर सकते हैं उसकी चेष्टा हमारी ओर से ईमानदारी के साथ होगी। अजय उपाध्याय जी, दोनों लोग जो बात कर रहे हैं अभी, प्रवक्ता साहब राजीव रंजन जी, अस्थायी समाधान क्यों नहीं है? आप जरा बताइए ना, कितने जलाशय का निर्माण किया है, बड़े जलाशय का, जिसमें जल संरक्षित हो सके। अब तो जल जीवन मिशन भी चल रहा था, कई जगह पानी ही नहीं आ रहा है और इन पानी का हम उपयोग कर सकते थे। तटबंध की बात है, पिछले 9 साल में 1 इंच, फिर मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 1 इंच तटबंध आपने नहीं बनाया है। ये सब झूठी बातें छोड़ दीजिए। कौशिकी भवन जो आपने 2008 में कोसी परियोजना के तहत बनाया था, जहां से सारा संचालित होना था, वहां 5 कर्मचारी आपका नहीं बैठता है, सिर्फ दिखावा है। बाढ़ राहत के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला चल रहा है, ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के कारण जो है ये एक बड़ा खेल है। देखिए श्वेता जी, आप भी उसी प्रदेश से हैं, हम लोग भी उसी प्रदेश से हैं। सच्चाई ये है कि ये जो है सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा भी मैं इसको मानता हूं। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि ये तटबंध की जो मरम्मत सुरक्षा होनी चाहिए थी, समय पर जो नदियों का गाज जो निकलना चाहिए था, इतने साल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर नहीं बना है, नहीं कुछ वहां पर कौन सी पार्टी किसको क्या बोलेगी? बिहार की जनता तो सबसे जवाब चाहती है इन सारी चीजों का। कोई पार्टी नहीं, 17 साल से लोग हैं और डबल इंजन की सरकार 10 साल से है। मोदी जी तो इसी के नाम पे कई बार चुनाव वहां लड़ लिए जाकर के, कोसी से लेके, और मैं गंडक वाले क्षेत्र का हूं, चंपारण के क्षेत्र का, वहां पे कई बार चुनाव में, हर चुनावी भाषण में मोदी जी कहते हैं कि हम इस बार बाढ़ और नेपाल से हम वार्ता करेंगे। क्या जल वार्ता हुई? एक वार्ता इस संदर्भ में नेपाल से हुई हो? भारत सरकार का क्या इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है? केंद्र स्तर पर कोई इस पर काम नहीं होना चाहिए? जब इस तरह से बाढ़ आ जाता है तो राहत के नाम पे सिर्फ फोटो और रील बनाने की पॉलिटिक्स चल रही है। इससे निजात आना चाहिए। बिहार के 17-18 लाख लोग जो है उस एरिया से प्रभावित होते हैं। मेरा भी घर हर साल कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हम लोग देख रहे हैं वहां चंपारण, मोतिहारी से लेकर के और आसपास के बैरिया के एरिया को आप देखिए, कोसी के एरिया को देखिए। बीरपुर में कोसी जो प्रोजेक्ट है वहां पे पन बिजली की भी व्यवस्था हमारी सरकारों ने की थी। आज हालत है 19 मेगावाट वहां पन बिजली की बात थी कि प्रोड्यूस करेंगे। उसको अब चलाने के लिए, मरम्मत के लिए 20 मेगावाट वहां जरूरत पड़ रही है। ये सरकार का आलम है, निकमापन है, ऐसा नहीं है। इस पर आप समग्रता के साथ नीतिगत तरीके से बात करें। और आपने एक शब्द बहुत अच्छी कहा कि वैज्ञानिक तरीके से यदि इस पर विचार किया जाता तो ये बाढ़ की समस्या जो आज हमारे लिए अभिशाप है, ये वरदान हो सकता है उत्तर बिहार के लिए। बिहार में मत्स्य पालन के लिए एक बड़ा क्षेत्र पैदा कर सकता है। जल संसाधन, जिस तरह से जो जल नीचे गिर रहा है, बड़ा जलाशय आप पैदा कर सकते हैं। नहर और तटबंध का कोई निर्माण ही सरकार नहीं किया। दिक्कत यही है ना कि सबसे मेधावी लोग निकलते बिहार से हैं, लेकिन देखिए वहां पर
सरकार का है तो ये दोनों सरकारों को करना होगा। पिछली सरकारों ने यदि कोई गलती की तो उस पर हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। सरकार तो आपकी भी लंबी रही है वहां पर, हमने कहा ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है कि बाकी सभी प्रदेशों में जब काम चल रहा था तो बिहार में क्यों नहीं हुआ वो सब कुछ। बिहार के लोगों को स्वयं खड़ा होकर ये सवाल सभी लोगों से पूछना होगा। लेकिन मैं धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास भी आती हूं, दुबे जी आपके पास भी, और राजीव जी आपको जवाब देना है। लेकिन पप्पू यादव इस समय वापस जुड़ गए हमारे साथ, फोन लाइन पर आप जुड़े हैं। मैं समझ सकती हूं कि वहां पर नेटवर्क की स्थिति वैसी नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात सामने रखें और हम उसके, चूंकि आप उन इलाकों में घूम रहे हैं, क्या देखा है आपने अपनी आंखों के सामने पप्पू यादव जी? पप्पू यादव जी, आवाज आ रही है आपको? धीरेन्द्र कुमार जी, आपने सारी बातें यहां पर सुनी है। बिहार के जिन क्षेत्रों में हम बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करते हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। और केवल इस वजह से नहीं कि पैमाना इतना बड़ा है, चिंताजनक तस्वीरें इसीलिए क्योंकि बाढ़ की सबसे ज्यादा मार जिस क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वो दो देशों के बीच की बातचीत हो कि पानी कितना छोड़ा जाए, कितना न छोड़ा जाए, नेपाल के हिस्से में कितना निर्माण हो जिससे बिहार पर प्रहार कम हो, या बिहार के भीतर क्या कुछ किया जाए, आपको लगता है पर्याप्त काम किया जा रहा है बिहार में सरकार द्वारा? देखिए श्वेता जी, काम निश्चित तौर पर किया जा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। सरकार लगातार अगर काम नहीं करती तो आज जिस तरह की विभीषिका हुआ है और जो देखने को मिल रहा है तो शायद बहुत जान माल की हानि होती। लेकिन कम से कम इतने सजग सरकार में बैठे लोग हैं कि तत्काल उनको पहले से इवैक्यूएट करा के रखे, रिलीफ कैंप वहां पे लगा हुआ है, कम्युनिटी किचन चल रहा है, दवाएं दी जा रही है, जैसा बहुत सारी चीजों का अभी हमारे राजीव जी ने जिक्र किया है। सरकार सजग है, लेकिन इस पर साइंटिफिक तरीका जो एक कॉमन निकल करके आया है वह बहुत जरूरी, और बिना हाई डैम के यह संभव नहीं है, क्योंकि यह अपने देश का ही सिर्फ मामला नहीं है, मामला अंतर्राष्ट्रीय है, यह आपको भी पता है, आप भी बिहार से हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसका समाधान किया जा सकता है, और जिस तरह से बांधों को बना करके हम लोग इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उस पर एक और बड़े बजट का एलोकेशन होना जरूरी है। उसकी पहली किस्त आई है, मैं मानता हूं, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगे चरणबद्ध तरीके से इसको करेगी भी। लेकिन जिस तरह से एक बार हम लोगों को अगर विशेष रूप से बजट दिया गया तो विपक्ष के लोग जितना हल्ला कर रहे थे, श्वेता जी आप भी बिहार से हैं, आप बताइए कि हमको विशेष पैकेज की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन सभी विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग यही कहने लगे कि बिहार के बदौलत सरकार एनडीए की चल रही है, इसलिए वहां पर बजट एलोकेट किया गया। लेकिन संजोग देखिए, दुर्भाग्यवश आज ऐसी विपत्ति की समय आई है कि आज भी वह पैसा हमें कम पड़ रहा है। तो मैं आज भी केंद्र सरकार में भी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी बैठे हैं, जदयू के लोग बैठे हैं, सभी हमारे गठबंधन के नेता, मुख्यमंत्री जी ने भी आज विजिट किया है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं राहत कैंप में जाकर के राहत और बचाव कार्य को देख रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी लोग गए हुए हैं और विपक्ष के लोग भी लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी जनता से जीत के आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जितनी काम होनी चाहिए थी उतना पहले से किया नहीं गया। और सवाल सिर्फ हमारे 16 साल के शासन और 17 साल के शासन से पूछा जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि 55 बरस से लेकर 65 वर्ष तक तो इस देश में डबल इंजन कह लीजिए, ट्रिपल इंजन कह लीजिए, सिंगल पार्टी कह लीजिए, सरकार तो कांग्रेस की रही थी। चलिए ठीक है, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। लेकिन प्रोफेसर दुबे, इस समय बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि दुनिया भर का मौसम बदल रहा है, बारिश होती है तो मूसलाधार ऐसी बरसात, 70 घंटे नेपाल में बारिश, लेकिन क्या कुछ ऐसा प्रबंधन नहीं हो सकता है जिससे इस तरह की त्रासदी देखने को न मिले? देखिए, जब हम बात करते हैं कोसी की, तो 8 बड़े पर्वत, 270 से ऊपर ग्लेशियर लेक्स, और जो उसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स है उन सब का पानी जो है वो कोसी नदी के अंदर आ रहा है। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गर्मी पैदा हो रही है, उससे रेनफॉल जो है ज़्यादा बढ़ रहा है टाइम टू टाइम।
अब जब रेनफॉल बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो है नदी के अंदर भी फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली जो कोसी नदी है उसमें दो तरह की, एक तो एम्बैंकमेंट की ब्रीचेस होती हैं, सिल्ट बढ़ती है, ड्रेजिंग करने की प्रैक्टिस नहीं, बहुत कम है हमारे यहाँ। उसके अलावा जो डेल्टा में ब्रेक आता है, डेल्टाज में ब्रेक आता है, वो प्रॉब्लम्स जो है हम लोग कोई देखता ही नहीं है। और कोई सही बात कह रही है आप कि देखिए ये सब टेम्पररी, राहत वगैरह सब टेम्पररी काम है। सबसे पहला काम है कि साइंटिफिकली स्लोप्स की और ऊपर से नीचे तक चाहे दोनों मिलके करें, नेपाल और भारत मिलके इसकी एक पूरी नदी की अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। और उसके ऊपर जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ ब्रीच होने के चांसेस हैं, कहाँ पे आपको जो है स्लोप्स जो है हाई स्लोप्स हैं, कहाँ से रिवर। अब देखिए ये जो आपका बीरपुर के अंदर ये दरभंगा है, ये रिवर चेंज है, ये अब नया एक चेंज आ गया। अब इससे जो है पूरा का पूरा एक उधर का क्लाइमेट, पूरा एक अर्बन डेवलपमेंट का सीन ही चेंज हो गया। अब ऐसे अगर चेंजेस आते रहेंगे, पिछले 2008 में भी आया और अब भी आ रहा है, तो इसके लिए साइंटिफिक स्टडी से पहले ही हम कि कहाँ पे हमें एम्बैंकमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ पे हमको स्लोप्स को हमें स्टेबलाइज करना है, कहाँ पे हमको जो है ये फ्लड लेक, ग्लेशियर लेक फ्लड आउटबर्स्ट का खतरा है, कहाँ पे हमको सडनली जो है पानी का स्पेशली जो डेल्टाज है वहाँ ब्रेक को कंट्रोल करना है, और कहाँ हमें ड्रेजिंग करनी है। ये प्रोसेस अगर जब तक आप नहीं चलाओगे, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, सब जानते हैं, तो ये प्रोसेस तो शुरू से चलना चाहिए और एक मैपिंग इसके पूरे डिटेल्ड वर्क होना चाहिए साइंटिफिक। उसके बाद ही टेम्पररी जॉब जो है कम हो जाएगा। ये जो आप बार बार इतनी बड़ी बड़ी रात के हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अगर ये साइंटिफिक वे में अप्रोच से अगर इसको खर्च किया जाए तो आई एम श्योर कि इसका बहुत बहुत फायदा हो सकता है। और ये यहाँ के लिए नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी बड़ी नदी है यहाँ पे, और इसके लिए समाधान के लिए एक बड़ी साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। पूर्वोत्तर के बाढ़ हम देखते हैं, वहां की परिस्थितियां अलग हैं। बिहार की बाढ़ में नदियों की जो संख्या हम बता रहे हैं, नेपाल से उद्गम होते हुए बिहार में कितने लंबी दूरी तक बहती हैं। जो कैचमेंट एरियाज हैं वो नेपाल के क्षेत्र में अधिक और बिहार के क्षेत्र में कितने पड़ते हैं, अपने साथ पूरी गाद को लेते हुए भी आते हैं, तो मुश्किलें तो होती हैं। लेकिन धनंजय गिरि जी, मैं यहां पर यह आपसे समझना चाहती हूं, देखिए ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है कि सरकार गायब है या विपक्ष गायब है। सरकार भी जमीन पर नजर आ रही है, उसके नुमाइंदे नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनको घेर रही है रोहिणी आचार्य। लेकिन विपक्ष के नेता भी हैं, सरकार की तरफ से भी है, और आपने और राजीव जी ने जो बताया है कि जो कैंप्स वगैरह हैं। लेकिन ये बताइए कि नेपाल के साथ जो बातचीत की बात हो रही है, कई दफा सुनने में आती हैं ये चीजें, लेकिन वहां पर क्या कोई ब्रेक थ्रू नहीं है? नहीं, देखिए दो बातें हैं। नेपाल से बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य देश ही नहीं है, बल्कि पानी जो है वो जरूरी भी है। आप देखिए वाटर लेवल कितना गिरता है, कई देशों में वाटर लेवल गिर रहा है, कई देशों में तो तटबंध तोड़े जा रहे हैं। जो भाई साहब अभी तटबंध को बनाने की बात कर रहे थे, क्या 6.61 लाख क्यूसेक वाटर को तटबंध से रोका जा सकता है? नहीं, सिल्ट हटाना इंपॉर्टेंट है, रूट डाइवर्ट करना इंपॉर्टेंट है, नदियों को नदियों से जोड़ना इंपॉर्टेंट है। जहां वाटर लेवल कम है वो नदियां हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकती हैं अगर उसका रूटिंग कर दिया जाए, उसका सिल्ट निकाला जाए। सिल्ट निकालने, गाद हटाने, और जो आरजेडी प्रवक्ता कह रहे थे, भाई आप 1,000 रुपए ले रहे थे, 6,000 रुपए सबको दिया गया, हर बाढ़ प्रभावित आदमी को 6,000 रुपए दिया गया, भोजन की व्यवस्था की गई, सब किया गया। लेकिन आप बताए नेपाल में भी 70 घंटे की लगातार बारिश हुई, जैसा अमूमन कभी होता नहीं है, सालों बाद ऐसा हुआ। फिर 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। नेपाल में तो 6,000 नदियां, नेपाल वाटर का सबसे बड़ा रिसोर्स है, 1,000 बड़ी नदियां, उसमें से एक नदी कोसी के बाढ़ में जो पानी आया, हालांकि कोसी उस पानी आने से एक चीज स्पष्टीकरण चाहती हूँ, क्या गाद हटाने का काम हुआ है? न बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सरकार लगातार वहां काम कर रही है, गाद हटा रही, नदियों को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन इस ध्रुव कार्य में श्रम काफी लगता है, और श्रम के कार्य किए जा रहे हैं, और नदियों को एक दूसरे से जोड़ना ये टेक्निकली भी प्रॉब्लम है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने बहुत हद तक कार्य किया है। और नमामि गंगे योजना से आप देखिए पूरे देश में नदियों को आज जहाज चल रहा है कभी समय में। और कांग्रेस बात कर रही थी 30 साल में 20 मुख्यमंत्री दिए और 20 कदम भी नहीं चले। हमने तो उस एरिया में 90 पुल बनाए, उस पर 240 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को जोड़ा, जिससे कि आज जैसे ही बाढ़ आई तुरंत लोग निकल गए।
लोगों को एग्जिट करने में सुविधा हुई। आखिर हुआ कैसे ये? क्योंकि सरकार ने उस तरह की तैयारी करके रखी है। 2007 से 2012 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार इस पर काम हुआ है कि अगर बाढ़ आए तो लोगों को कैसे तुरंत एग्जिट किया जाए, जान माल को कैसे बचाया जाए, और इस पर हजारों नवल किशोर जी आप पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने, जो विपक्ष ने खासकर, बहुत जोर शोर से यह बात कही कि बजट में क्यों इतना आवंटन बिहार को दे दिया गया, क्या सरकार बचाने के लिए यह किया गया, और अभी देखिए वो आवंटन काम आ रहा है। एलजेपी प्रवक्ता ने आप पर यह आरोप लगाया। इसमें देखिए, जो आरोप लगाना तो यही इनका काम है। ये अभी पुल की बात कर रहे हैं, 25 पुल कैसे गिर गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हो पर्याप्त है, और पूरी तरह से सरकार इस तरह से घिरी हुई है सारे भ्रष्टाचारियों से। ये काम करे तब तो। आपने अभी पूछा, अभी बोला कि इन्होंने पैसा कहाँ दिया। हम तो विशेष राज्य की दर्जा से कम कुछ मांगते ही नहीं है। विशेष पैकेज के साथ साथ विशेष राज्य की दर्जा भी मिलनी चाहिए। बिहार को बांटने वाला कौन सा केंद्र सरकार था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2000 में थी। क्या उन्होंने पैकेज दिया? बिहार का विकास कैसे हो, इस पर कितनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी और जदयू को, डबल इंजन सरकार को। पूरा बिहार जानता है। 39 आपको सांसद दिया 2014 में, 2019 में इतने लोगों का समर्थन लिया, उसके बाद भी आपने धोखा दिया। आप बात करते हैं विशेष पैकेज का। उस पैकेज के आधार पे तो केवल यही है कि जो पैकेज आया है उसको ये लोग खा जाएंगे, मिल बांट के खा जाएंगे। जैसे 25 पुल ध्वस्त हुए, एक सप्ताह में 8-8 पुल गिरे हैं, ये कौन नहीं जानता है। देखिए, सही बात यह है कि ये सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, डबल करप्ट है, क्योंकि करप्शन से फायदा लेने वाले दो मजबूत पार्टियां हैं, और उसी करप्शन पे उनकी पार्टी और सरकार चल रही है। अगर ये ढंग से काम करते तो और उस तरह के विजन पे काम करते तो कुछ ना कुछ तो दिखता ना। राजीव जी, क्या आपके पास डेटा है? जो चीजें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं, क्या सरकार के पास ऐसा डेटा है कि अभी तक कितनी रिवर इंटरलिंकिंग हो पाया है और कितना गाद हटाया गया है पिछले कुछ समय में? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले जो गंभीर, जो स्तरहीन बातें जो कही जा रही है विपक्ष की ओर से, अभी अजय उपाध्याय ने कहा, जब मैंने सरकार के द्वारा किए गए प्रयास की जानकारी दी तो इन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने झूठ बोला, इनका कहना था शासन कीजिएगा। अच्छा, नवल किशोर जी आपके बीच में नहीं बोला था क्या? ये मछली बाजार नहीं बन रहा। नवल किशोर जी, आपकी बात के बीच में किसी ने नहीं कहा था, आपकी बात रखी जा चुकी है। क्या जाएगा? नहीं, आज तक आपने कह दी अपनी बात, ठीक है, कहा क्या जाएगा। अब बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये अशिष्टता है। नहीं, बीच में नहीं बोलिए। हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो विमर्श का जो तरीका है, ये बिल्कुल इसको पूरा देश देख रहा है कि जिस समय लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ये वहां जो गिद्धों की जुबान है ना, वो बोलने वाली ये बात है। एक तरफ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कारनामे लालू जी और उनके पूरे कुलबे पर दर्ज। आप इस समय की बात कर लीजिए राजीव जी। नहीं, मैंने इसलिए बताइए, ये 25 पुल कैसे गिर गया? 25 पुल कैसे गिर गया ये बताइए ना। चूहा कैसे बांध गिराया ये बताइए। चूहा शराब कैसे पी गया ये बताइए। कांग्रेस और राजद के नेताओं की बात करते हैं, आपको उस तरह की बातें करने वाले लोग अगर सरकार के प्रयासों को झूठा बताएंगे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, 50 वर्षों के जीवन, सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी के इतने पुल कैसे गिरे? भ्रष्टाचार का कोई धब्बा नहीं कौन लगा। सा तटबंध बनाया आपने पिछले 20 साल में? कौन सा तटबंध ऐसे बनाया? तो श्वेता जी बहस नहीं होगी। सच में नवल किशोर जी, उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए। अगर इन्हें चीखना चिल्लाना है नहीं तो लोगों को लगेगा कोई बात है जो आप नहीं सुनाना चाहते हैं कि लोग सुने, उनको कर लेने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिवर लिंकिंग या जो गाद प्रबंधन को लेकर के आपने कहा, ये 11,500 रुपए, 500 करोड़ रुपए की भी जो राशि केंद्र सरकार ने दी है, इसमें नदियों के जोड़े जाने को लेकर एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी है। गाद प्रबंधन को लेकर के भी उसमें एक सुविचारित पूरा का पूरा कार्यक्रम तय है। सवाल ये है कि जिस तरह से जो ये दौर रहा है, इस तरह के अप्रत्याशित हालात दुनिया में जहां भी हुए, ये हिंदुस्तान के जो समृद्ध राज्यों में, शहरों में लोग जो बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं, वो विजुअल्स भी आज तक पर हम लोगों ने सबने देखे। ये अप्रत्याशित अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ ये दुबे जी ने जब पूरे दुनिया में नहीं है। ठीक है राजीव जी, अजय जी, छोटे छोटे में बात अब आप जी, राजीव जी बदल रही है। राजीव जी, जो आप बात कर रहे हैं बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे,
वर्ल्ड बैंक से भी आप 376 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिया है, और 2023 तक के सारे नदियों को सिंचाई से जोड़ने का काम, नहरों को बनाने का काम, मरम्मत का काम वीरेंद्र जी, था। आखिर में कोई काम आपने नहीं किया। आप झूठ यहाँ पे दे रहे हैं, कोई डेटा आपके पास नहीं है, और दोनों सरकार सिर्फ लफाजी कर रही है, लोगों के जान माल का उसको कोई परवाह नहीं है, और ये हर साल का काम है। हर साल आप लोग लफाजी करते हैं, और हर साल हम लोग जो है, हमारे लोग जो है जान अपनी दे रहे हैं, और जो जितने हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस तरह की त्रासदी के समय में सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ, एक मत, एक राय, लोगों की जैसे मदद अलग अलग करने निकल रहे हैं। बिहार के भविष्य के लिए सोचते हुए उस पर काम करना आवश्यक है, और जो सवाल उठते हैं उनके जवाब ऐसे हों जो अपने जीवन के सुधार के तौर पर बिहार के लोग देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।